India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जजों की नियुक्ति में देरी करने पर केंद्र सरकार के खिलाफ दायर याचिकाएं सुनवाई सूची से गायब। जस्टिस कौल ने कहा, मुझे यकीन है कि चीफ जस्टिस को इसकी जानकारी है, उस चीजों को अनकहा छोड़ देना ही बेहतर होता है। वोट के बदले नकद मामले में आरोपी तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को करेगा सुनवाई। मामले को बंद करने की है मांग। क्या ओडिशा में लोहा खनन पर सीमा लगाने की है जरूरत? सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय को दिया स्वतंत्र मूल्यांकन करने का निर्देश। अविवाहित महिलाओं के लिए सरोगेसी की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से किया जवाब तलब। वादी पक्ष ने कहा, सरोगेसी नियमों में बड़े पैमाने पर है खामियां। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट में एक अजीब घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित करने में केंद्र सरकार द्वारा देरी से संबंधित मामले को वाद सूची से हटा दिया गया है। याचिकाएं केंद्र सरकार के खिलाफ थी और अवमानना याचिका थी। इस पर जस्टिस कौल ने कहा कि मुझे यकीन है कि चीफ जस्टिस को इसकी जानकारी है, कुछ चीजों को अनकहा छोड़ देना ही बेहतर होता है। जजों की नियुक्ति में देरी करने वाली केंद्र सरकार के खिलाफ दायर याचिकाएं सुनवाई की पिछली तारीख पर विशिष्ट निर्देश के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध नहीं की गईं। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने इस संबंध में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि याचिकाओं में शुरू में कॉज लिस्ट में दिखाया गया, लेकिन बाद में उन्हें हटा दिया गया। भूषण ने कहा, जजों की नियुक्ति का मामला सूचीबद्ध नहीं है, ये अजीब है कि इसे हटा दिया गया। जस्टिस कौल ने कहा, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, मैंने मामला नहीं हटाया है। भूषण ने उत्तर दिया, माय लॉर्ड को रजिस्ट्री से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। जस्टिस कौल ने जवाब दिया, मुझे यकीन है कि चीफ जस्टिस को इसकी जानकारी है। भूषण ने बताया, बहुत अजीब, इसे मंगलवार को सूचित करने का न्यायिक आदेश मौजूद है। जस्टिस कौल ने कहा, कल मैंने पाया कि इसे हटा दिया गया, मैंने जांच की। जब भूषण ने कहा कि ये बहुत असामान्य है, तो जस्टिस कौल ने जवाब दिया, कभी कभी कुछ चीजों को अनकहा छोड़ देना ही बेहतर होता है। जस्टिस कौल ने अंत में कहा, मैं स्पष्ट करता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैंने मामला हटा दिया है या मैं इस मामले को लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। पिछले कई मौकों पर पीठ ने कॉलेजियम प्रस्तावों पर खामोश रहने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की थी। केंद्र के पिक एंड चूज दृष्टिकोण, जिसके तहत केवल सिफारिशों को मंजूरी दी जाती है और कुछ अन्यों को लंबित रखा जाता है, उसकी भी न्यायालय की कठोर आलोचना हुई। पिछली सुनवाई की तारीख पर न्यायालय ने जजों के ट्रांसफर को अधिसूचित करने में चयनात्मक दृष्टिकोण को चिन्हित किया है और विशेष रूप से इस बात पर प्रकाश डाला कि कॉलेजियम की सिफारिशों के बावजूद गुजरात हाई कोर्ट के 4 जजों का ट्रांसफर नहीं किया गया। जस्टिस कौल ने पहले अटॉर्नी जनरल से कहा कि वो नियुक्ति में प्रगति की निगरानी के लिए मामले को नियमित अंतराल पर पोस्ट करेंगे। 25 दिसंबर से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अदालत 15 दिसंबर को सर्दी की छुट्टियों के लिए बंद हो जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में कहा था कि केंद्र सरकार जजों की नियुक्ति को सिर्फ इसलिए नहीं रोक सकती क्योंकि इसके द्वारा मंजूर किए गए नामों को कॉलेजियम ने मंजूरी नहीं दी थी। बेंच ने ये स्पष्ट कर दिया कि जब कॉलेजियम जजशिप के लिए किसी नाम को स्वीकार नहीं करता है तो यही इसका अंत हो ना। कॉल की अध्यक्षता वाली पीठ अपनी मंजूरी के लिए सरकार को भेजी गई कॉलेजियम फाइलों की स्थिति की बारीकी से निगरानी करके सरकार पर दबाव बनाकर रख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। वहीं सुप्रीम कोर्ट तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी की याचिका पर 5 जनवरी 2024 को सुनवाई करेगा, जिसमें 2015 के कैश फॉर वोट मामले को बंद करने की मांग की गई है, जिसमें वह एक आरोपी है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति SVN भट्टी की पीठ ने आज इस आशय का आदेश पारित किया। रेड्डी का तेलंगाना का अगला मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारत राष्ट्र समिति को हराकर राज्य विधानसभा चुनाव जीता है और शीर्ष अदालत ने अगस्त 2021 में इस मामले में तेलंगाना सरकार से जवाब मांगा था और रेड्डी के खिलाफ मुकदमे पर रोक लगा दी थी। इस मामले को अंतिम बार सितंबर 2021 में सूचीबद्ध किया गया था, जिसके बाद ये सुनवाई के लिए आया। रेड्डी पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने तेलंगाना में 2015 के MLC चुनावों में तेलुगु देशम पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के लिए विधान परिषद के एक निर्दलीय सदस्य को 50 लाख रुपए नकद देने के आरोप लगाया था। कांग्रेस नेता ने कथित तौर पर संबंधित MLC को मतदान के बाद 5 करोड़ रुपए देने का वादा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल अक्टूबर में रेड्डी की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने एक ही तारीख पर सभी गवाहों के ज़राह की अनुमति मांगी थी। पीठ ने रेड्डी से कहा था कि वह इस संबंध में तेलंगाना उच्च न्यायालय के समक्ष दलीलें उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एकल अविवाहित महिलाओं को सेरोगेसी के माध्यम से बच्चे पैदा करने के विकल्प का लाभ उठाने की अनुमति देने की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति BV नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भूमिया की पीठ ने आज इस मामले की सुनवाई की। इससे पहले मामले में शुरू में याचिकाकर्ता की दलीलों को खारिज कर दिया गया था, जब ये पता चला कि उसने अपने अंडे फ्रीज कर दिए थे। बाद में अदालत ने अंततः इस मुद्दे की जांच करने का फैसला किया और केंद्र से प्रतिक्रिया मांगी। सुप्रीम कोर्ट की वकील नेहा नागपाल ने याचिका दायर की है। उन्होंने ये भी कहा है कि महिलाओं को बिना शादी किए बच्चा पैदा करने की इजाजत दी जानी चाहिए। उसकी याचिका में उल्लेख किया गया है कि वह अपने निजी जीवन में राज्य के हस्तक्षेप के बिना सरोगेसी का लाभ उठाने और अपनी शर्तों पर मातृत्व का अनुभव करने का अधिकार सुरक्षित करना चाहती है। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को विवाह के बिना भी प्रजनन और मातृत्व का अधिकार है। याचिकाकर्ता ने आज कहा कि अविवाहित महिलाओं के लिए सरोगेसी पर प्रतिबंध याचिकाकर्ता के प्रजनन के अधिकार, परिवार शुरू करने के उसके अधिकार, सार्थक पारिवारिक जीवन के अधिकार और निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। याचिका में कहा गया है कि सरोगेट मां को किसी भी मौद्रिक मुआवजे या प्रतिफल पर प्रभावी रूप से याचिकाकर्ता के लिए सरोगेट मां ढूंढना असंभव बना देती है। याचिका में कहा गया है कि कानून वास्तव में सरोगेसी को विनियमित करने की बजाय परोपकारी सरोगेसी की आवश्यकता को लागू करके इस पर प्रतिबंध लगाता है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ तिरपाल ने तर्क दिया कि मौजूदा सरोगेसी नियमों में बड़े पैमाने पर खामियां हैं। उन्होंने कहा कि एकल महिलाओं पर सरोगेसी का विकल्प चुनने पर प्रतिबंध अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार और अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार से प्रभावित है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा है कि अविवाहित महिलाओं द्वारा सरोगेसी का लाभ उठाने का मुद्दा वर्तमान में शीर्ष अदालत के समक्ष याचिकाओं के एक बड़े समूह के रूप में है। ऐश्वर्या भाटी ने कहा है कि एकल अविवाहित महिलाओं को अभी भी सहायक प्रजनन तकनीकों के माध्यम से बच्चे पैदा करने की अनुमति है।
राज्य संचालित विश्वविद्यालयों में अंतरिम कुलपति नियुक्तियों को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस और राज्य सरकार के बीच चल रहे टकराव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह अटॉर्नी जनरल आर वेंकटमणि को गतिरोध दूर करने के लिए सभी हितधारकों के साथ संयुक्त बैठक आयोजित करने के लिए कहा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ पश्चिम बंगाल सरकार की एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के 28 जून के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें राज्यपाल द्वारा की गई 13 राज्य संचालित विश्वविद्यालयों में अंतरिम कुलपति नियुक्तियों को बरकरार रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच बढ़ते तनाव को समझते हुए शैक्षणिक संस्थानों और छात्रों के भविष्य के करियर के लाभ के लिए सुलह के महत्व पर जोर दिया। गतिरोध को तोड़ने के प्रयासों के कारण अदालत को कुलपतियों की नियुक्ति के लिए एक खोज सह चयन समिति का गठन करना पड़ा। हालांकि अदालत को समिति बनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि न तो राज्यपाल और न ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नामांकित व्यक्तियों के साथ जवाब दिया, जैसा कि राज्य सरकार ने आरोप लगाया था। अदालत ने समितियों की संरचना निर्धारित करने के लिए यूजीसी, पश्चिम बंगाल सरकार और राज्यपाल से 5-5 नाम मांगे। बाद की सुनवाई के दौरान अदालत ने हस्तक्षेपकर्ताओं से प्रसिद्ध वैज्ञानिकों, टेक्नोक्रेट, प्रशासकों, शिक्षाविदों और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम प्रस्तावित करने को कहा है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटमणि के इस आश्वासन को भी दर्ज किया कि वह कानून के अनुरूप विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की सौहार्दपूर्ण नियुक्ति की दिशा में काम करने के लिए सभी हितधारकों की एक संयुक्त बैठक आयोजित करने की पहल करेंगे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बार बार राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच विवाद के सहयोग और सौहार्दपूर्ण समाधान का आह्वान किया। अदालत इस मामले पर 12 दिसंबर को फिर से सुनवाई करने वाली है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को एक स्वतंत्र मूल्यांकन करने का निर्देश दिया ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या ओडिशा राज्य में लौह अयस्क खनन पर सीमा लगाने की आवश्यकता है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के खंडपीठ ने ओडिशा राज्य में अवैध खनन पर कॉमन कॉज द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर आदेश पारित किया। शीर्ष अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र से इस बात पर विचार करने को कहा था कि क्या ओडिशा राज्य में लौह अयस्क खनन पर सीमा लगाने की जरूरत है, जैसा कि कर्नाटक को गोवा के लिए किया गया था। यह नोट किया गया कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा एक स्वतंत्र मूल्यांकन आवश्यक था, क्योंकि फैसला विकास को प्रभावित करने के लिए बाध्य था। बता दें आपको कि भारत संघ का प्रतिनिधित्व करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने मामले में भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा दायर एक हलफनामा प्रस्तुत किया। हालांकि बेंच ने बताया कि अकेले खान मंत्रालय का दृष्टिकोण ये निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा कि मामले में क्या किया जाना है। इसमें कहा गया कि खान मंत्रालय इसे केवल संसाधनों की सीमा तय के दृष्टिकोण से देखेगा और संसाधनों का उपयोग देश के विकास के लिए कैसे किया जा सकता है। हालांकि ये सतत विकास और अंतर्पीढ़ीगत समानता जैसी पर्यावरणीय मुद्दों पर जानकारी नहीं देगा। खंडपीठ ने कहा कि 14 अगस्त 2023 के पिछले आदेशों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के खनन मंत्रालय के संयुक्त सचिव की ओर से हलफनामा दाखिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मणिपुर हिंसा के संबंध में किए गए ट्वीट्स के लिए पत्रकार मेक पीस सितलहो के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर कार्रवाई पर रोक लगाई है। सितलहो की ओर से पेश होते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि फुल ब्राइट स्कॉलर है, जो कि कुछ ट्वीट्स के लिए एफआईआर का सामना कर रही है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और की अगुवाई वाली जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सितलहो को अंतरिम राहत दी और फिलहाल उसके खिलाफ बता दें आपको कि उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है। आदेश सुनाते हुए सीजेआई ने कहा है कि अगले आदेशों तक उनके खिलाफ एफआईआर से संबंधित कार्रवाई पर रोक रहेगी। नोटिस जारी करे, मणिपुर सरकार के सरकारी वकीलों को भेजे।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के जम्मू पीठ के नए परिसर के निर्माण की प्रगति को रिकॉर्ड पर रखें। यह निर्देश तब पारित किया गया जब केंद्र ने बेंच को अस्थायी प्रस्ताव के बारे में अवगत कराया। इसके अनुसार एक बार जब हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हो जाता है तो पुरानी इमारत का उपयोग केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण या CAT के प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धुलिया की खंडपीठ जम्मू और श्रीनगर में कैट पीठों में रिक्तियों और लंबित मामलों को रेखांकित करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई की शुरुआत में ASG ऐश्वर्य भाटी ने रिक्तियों और लंबित मामलों से संबंधित अपडेटेड रिपोर्ट पेश की। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपडेट रिपोर्ट के अनुसार लंबितता थोड़ी कम है, अर्थात 15,000 पहले ये 16,000 थी। और इस मौके पर भाटी ने पीठ को अवगत कराया उनके पास कुछ निर्देश हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि मेरा निर्देश है कि अब एक समझौता है, एक बार मौजूदा हाईकोर्ट बिल्डिंग खाली हो जाए, ट्रिब्यूनल जम्मू बेंच वहां शिफ्ट हो जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट के लिए नई इमारत का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि जस्टिस कौल ने कुछ आपत्तियां व्यक्त करते हुए जवाब दिया, असंभवतः आपको भी सही ढंग से निर्देश नहीं दिया गया क्योंकि श्रीनगर में नए हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स भवन में कुछ हुआ है, जम्मू में कुछ नहीं हुआ है और ऐसा लगता है कि फंड की कोई समस्या है। गौर करने वाली बात यह है कि इसी साल 28 जून को CJI DY चंद्रचूड़ ने जम्मू में नए हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 जो कहती है कि सामान्य इरादा या कॉमन इंटेंशन को लागू करने के लिए सभी सह अभियुक्त व्यक्तियों के बीच एक सामान्य इरादा होना चाहिए जो एक साझा उद्देश्य और डिजाइन का संकेत देता है। विशेष रूप से सामान्य इरादे के लिए सह अभियुक्तों के बीच स्पष्ट चर्चा या समझौते की आवश्यकता नहीं होती। यह एक मनोवैज्ञानिक पहलू है जो अपराध होने से ठीक पहले या उसके दौरान उत्पन्न हो सकता है। जस्टिस अभय S. ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की सुप्रीम कोर्ट की पीठ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक हत्या के मामले में IPC की धारा 302 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 34 के तहत सभी 4 आरोपियों को दोषी ठहराने वाले ट्रायल कोर्ट के फैसले की पुष्टि की गई थी। घटना 18 अक्टूबर 1982 की है, जब बलराम और उनके भाई रामकिशोर पर हमला हुआ था। उन्होंने राजा राम, जोगेंद्र और राम नरेश के साथ लोहे की रॉड से लैस वीरेंद्र का सामना किया, जो लाठियां चला रहे थे। हमलावरों ने रामकिशोर पर लाठियों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे कि उनकी मौत हो गई। FIR के आधार पर IPC की धारा 302-34 की तहत हत्या और सामान्य इरादे से मामला दर्ज किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने सभी 4 आरोपियों को IPC की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 के तहत दोषी पाया। बाद में उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के फैसले की पुष्टि की। इसके बाद अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत के सामने सवाल ये था कि क्या अपीलकर्ता का अन्य सह अभियुक्तों के साथ मृतक रामकिशोर को मारने का साझा इरादा था। फिर अदालत ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि केवल सामान्य इरादा ही IPC की धारा 34 को लागू नहीं कर सकता। अपना फैसला सुनाया और हालांकि इस मामले में साक्ष्य ने स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता को हमले में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए दिखाया कि इस निष्कर्ष का समर्थन करते हुए कहा कि उसने नुकसान पहुंचाने का एक सामान्य इरादा साझा किया था। और अब इंडिया लीगल रिपोर्टर्स से समझते हैं कि सामान्य इरादा या कॉमन इंटेंशन या इंटेंशन के बीच में क्या फर्क होता है। इंटेंशन या उद्देश्य एक एसेंशियल एलिमेंट है कई सारे ऑफेंसेस का जो कि इंडियन पीनल कोड में मौजूद है। IPC सेक्शन 34 में डिफाइन करता है एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन। सेक्शन 34 कहता है कि जब एक क्रिमिनल एक्ट कई सारे लोगों द्वारा किया जाता है एक कॉमन इंटेंशन को अचीव करने के लिए, हर वो इंसान उस एक्ट के लिए लायबल होता है जैसे कि उसने वो एक्ट खुद किया हो। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने राम नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में सेक्शन 34 के एप्लीकेशन को क्लैरिफाई किया है। कोर्ट ने कहा है कि कॉमन इंटेंशन एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है और उसके लिए एक्सप्लिसिट डिस्कशंस या अग्रीमेंट की जरूरत नहीं है।
जिस वक्त वो ऑफेंस कमिट किया जा रहा हो। इस केस में एविडेंस ये बताता है कि इसमें एपेलेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन था असॉल्ट में, इस बात को सपोर्ट करते हुए कि सबका एक कॉमन इंटेंशन था टू कॉज अ हार्म, जिसमें सारे अक्यूज्ड एक साथ हथियार लेकर आए, विक्टिम को असॉल्ट किया और साथ ही चले गए। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.